नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी पढ़ेंगे। सेक्शन 124A एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी का, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दो शब्द हमने बहुत सुने हैं, वो है देशद्रोह और राजद्रोह। अब जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ सख्त बातें बोलता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका चल रही है जिसके ऊपर यह बात हो रही है कि जो ये सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी है इसको रिव्यू किया जाए या इसको थोड़ा सा एक अमेंडमेंट करते हुए उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि ये जो सेक्शन है सेक्शन 124A ये अंग्रेजों के टाइम का सेक्शन है और अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसे बनाया था, जो कि आज के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है और इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है। कई सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर उनको जेल में डाला गया है, तो इस पे एक रिव्यू किया जाए। तो पार्लियामेंट जो है वो इसने संज्ञान लिया है कि हाँ हम जो है इसके ऊपर एक बैठक करेंगे, कमेटी में जाएंगे और वहां पर जो भी संभव अमेंडमेंट होगा वो किया जाएगा। 2019 का जो इलेक्शन आया था उसमें कांग्रेस ने खासकर ये कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि वो जब अगर वो सरकार आती सत्ता में आते हैं तो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी को वो हटाने की कोशिश करेंगे, हटाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जिस पर बीजेपी सरकार ने उस समय बीजेपी पार्टी ने बहुत ज्यादा विरोध किया था और कहा था कि अगर कांग्रेस सेक्शन 124A को हटाती है तो वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन आज वही बीजेपी सेक्शन 124A के अंदर कुछ बदलाव अमेंडमेंट करने को राजी हो गई है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है और किस तरह से हमारे एग्जाम में आईएएस पीसीएस एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं कुछ सिविल सर्विसेज के बैचेस के लिए, जिसमें आपका यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। बीपीएससी के लिए 68 बीपीएससी के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स चल रहा है। अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए 3 साल का आईएएस पीसीएस का कोर्स चल रहा है और जो लोग एनसीईआरटी का कोर्स करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच के लिए उनके लिए 1 साल का कोर्स है। ये सब जानकारी आपको इस नंबर मिल जाएगी 8317040152 पे, आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझते हैं कि ये सेक्शन 124A है क्या, थोड़ा इसके बारे में एक डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 124A क्या है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार जब आप मेंस में आंसर लिखोगे तो सेक्शन 124A के बारे में आपको कुछ टेक्निकल बातें पता होनी चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह और देशद्रोह का उल्लेख किया गया है कि कब हमें देशद्रोही हो जाना या राजद्रोह कर देना, उसका उल्लेख आईपीसी की 124A सेक्शन में किया गया है। और क्या बोलती धारा कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा, अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो उसे राजद्रोह का आरोपी माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलता है या कुछ चिन्ह का इस्तेमाल करता है या कोई इशारा करता है या कोई लिटरेचर लिखता है जिससे कि घृणा फैल रही है या देश या सरकार का अवमानना या कोर्ट की अवमानना हो रही है और इससे लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, असंतोष उनके अंदर क्रिएट हो रहा है और एक तरह का माहौल खराब हो रहा है, तो उसको हम राजद्रोह का आरोपी मान सकते हैं। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है सेक्शन 124A की, ठीक है। अब इस टेक्निकल डेफिनेशन को थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ना कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्शन 124A है ये एक गैर जमानती अपराध है, यानी कि आपको नॉन बेलेबल ये आपका क्राइम है। अगर आप सेक्शन 124A के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको बेल नहीं मिलेगी इसके अंदर। अब ये जो चीज है ना ये थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि यहीं पर मिसयूज होना शुरू हो जाता है इस सेक्शन 124A का। जब भी सरकार के खिलाफ कोई बात बोलता है व्यक्ति, सरकार बोलती है कि हम तुम्हें सेक्शन 124A के तहत इसमें हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद तुम्हें बेल भी नहीं मिलेगी और तुम फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहना।
तो ये एक बड़ा एक पॉइंट है। ये दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो जो ड्यूरेशन है वो अच्छी खासी है, 3 साल से लेकर मतलब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, साथ में आपको अगर फाइनेंशियल फाइन भी देना पड़ेगा, आप पैसा नहीं पे कर पाओगे तो आपके घर की कुर्की हो सकती है, और आजकल तो बुलडोजर भी चलने लगे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं एक तरह का प्रेशर क्रिएट करती हैं। अब अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जा रहा है कि हाँ भाई उसने सचमुच कुछ राजद्रोह किया है, कुछ लोगों को भड़काया है, देश के खिलाफ कुछ कार्रवाई की है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखा यह गया है कि सरकार जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो इसका वो इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है, और जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी योजनाओं को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो तुरंत जो है वो सेक्शन 124 लगाते हैं। अभी जैसे कि महाराष्ट्र में 2 एमएलए, एक एमएलए और उनके हस्बैंड एमपी ने उद्धव ठाकरे के घर के सामने, उनका घर का नाम है मातोश्री, बोला था कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे गेट के सामने। ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टंट था, ठीक है, और इसको आप पुलिस आराम से टैकल कर सकती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगवा दिया। अब जब आप ऐसा मुकदमा लगा देते हैं जो कि शायद जो कर रहे थे, ठीक है, वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन कम से कम राजद्रोह तो नहीं हो सकता। और जब आप इतना हैवी उनके ऊपर केस कर देते हैं तो एक तरह से आप अपने पॉलिटिकली जो जितने आपके जो क्रिटिक होते हैं या आपके जो अपोनेंट होते हैं उसको चुप कराने में आप इस सेक्शन का हेल्प लेते हैं। और यही कारण है कि पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बन रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इस सेक्शन को यूज कर रही है, तो इसको या तो हटाया जाए या अमेंड किया जाए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम और डिटेल में आते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि राजद्रोह और देशद्रोह का फर्क क्या है। राजद्रोह और देशद्रोह के बीच में फर्क क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अमूमन हम लोग एक ही मान लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई राजद्रोह है वही देशद्रोह है, लेकिन ये दोनों में फर्क है जो कि बहुत छोटा सा है। जब सरकार की मानहानि या अवमानना होती है तो उसे हम राजद्रोह कहते हैं। जब हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो वो राजद्रोह हो जाता है। क्योंकि राज कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, बीजेपी से पॉलिटिकल पार्टी जो राज कर रही है। तो जब सरकार के खिलाफ हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे तो वो राजद्रोह हो जाएगा। लेकिन जब हम देश के लिए मानहानि या अवमानना की करते हैं तो उसको हम देशद्रोह कहते हैं। यानी कि आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने दुश्मन देश को पहुंचा दिया या इस तरह की चीजें की, तो वो देशद्रोह हो जाता है। तो राजद्रोह और देशद्रोह दोनों में फर्क है, ये जानना जरूरी है। अंग्रेजी में इसके लिए सिडेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सिडेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही मामलों में धारा 124 का ही इस्तेमाल होता है। तो जब राजद्रोह लगे या देशद्रोह लगे, वैसे दोनों के बीच फर्क है, लेकिन अगर आप इसमें केस दायर होगा तो वो सेक्शन 124A के तहत ही दायर किया जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके लेकर। अब इस कानून का इतिहास क्या है, थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है कि इस चीज ने क्या किया है। देखिए, सबसे पहले ये कानून इंग्लैंड से आया। ये कानून जो है इंग्लैंड में था, ठीक है, और वहीं से ये इंग्लैंड ने वहां की सरकार और साम्राज्य के खिलाफ आवाजें उठाने वाले लगी, तो अपनी सत्ता बचाने के लिए राजद्रोह कानून लाया। यहीं से ये कानून भारत में आया। चूंकि हमारे देश में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज एक समय में दुनिया के 60% से ज्यादा इलाके पे कब्जा किए हुए थे, तो अमूमन हर जगह पे कहीं ना कहीं पर विद्रोह होता रहता था। तो विद्रोहों को कुचलने के लिए अंग्रेज को कुछ ऐसे कानून की जरूरत पड़ती थी जिसके माध्यम से वो कोर्ट या पुलिस को पावर दे सके कि ऐसे विद्रोह को दबा दिया जाए। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने अपने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया, और फिर जब इंडिया में ऐसे सर्कमस्टांसेस बने तो वही कानून इंडिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इंडिया में ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, इंडिया में जो ये कानून आया, इसके में ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका नाम है थॉमस मैकॉले। थॉमस मैकॉले साहब जो हैं वो इस कानून को लेकर आते हैं, जो इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली थी। तो ये मैकॉले जो थे, इनको तो पहले ही तो आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली, इन्होंने ही किया, क्योंकि लॉ जो मेंबर थे वही मैकॉले साहब थे। ठीक है, अच्छा, अब शुरुआत में जब ये आईपीसी बना है 1860 के अंदर, ठीक है, लागू हुआ है। उस समय ये देशद्रोह का कानून नहीं था।
1860 में, क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि आईपीसी 1860, तो ये ड्राफ्ट बना है, ये 1860 में बना, ठीक है, लागू होता है। मतलब उस समय राजद्रोह या देशद्रोह का वाला कानून 124A जो है वो नहीं है, ठीक है, शुरुआत के मूल उसमें नहीं है। फिर क्या हुआ कि शाहजहांपुर में के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, दारुल उलूम देवबंद, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया कि भैया हम अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे और सभी मुसलमानों को ये उनका हक है कि वो जाके लड़ाई लड़े। ये बात हो रही है 1860 की, क्योंकि अभी 1857 का विद्रोह जस्ट खत्म ही हुआ है, ठीक है, तो एक माहौल बना हुआ है और उस पर दारुल उलूम देवबंद ने ये फतवा भी जारी कर दिया, ठीक है। 1857 को अगर हम देखते हैं तो उसमें हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने बहुत बढ़ चढ़ के अंग्रेजों के खिलाफ पार्टिसिपेट किया था। अंग्रेजों को लगता था कि जो 1857 का जो विद्रोह है जिसमें मुस्लिम से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, इस प्रकार बात करते हैं, बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, तो अंग्रेजों को लगता था कि मुसलमान जो हैं इन्होंने ये हमेशा साजिश करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ और इन्हें कुचलना चाहिए। तो अगर आप 1857 के बाद का अगर थोड़ा सा अंग्रेजों का एक मूड देखेंगे तो वो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है और हिंदुओं को सपोर्ट किया है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस आती है 1885 में, तो कांग्रेस जो है अगले 15-20 साल के अंदर एक माहौल क्रिएट करती है और खासकर गांधी के आ जाने के बाद और माहौल क्रिएट होता है। तो उसमें अंग्रेज अपना पैसा बदलते हैं और हिंदुओं के खिलाफ अंग्रेजों को खड़ा करना शुरू करते हैं, तो अंग्रेज और मुसलमानों को खड़ा करना शुरू कर देते हैं और मुस्लिम्स को वो सपोर्ट करते हैं और हिंदुओं को दबाते हैं। तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ये अंग्रेज बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। तो जब देवबंद ने फतवा जारी किया कि सभी मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो अब इस चीज को रोकने के लिए बहुत सारी क्रांतिकारी वारदात होना शुरू हो गई। तो अंग्रेजों को एक कानून चाहिए था और वो कानून आया सेक्शन ऑफ 124A ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो देवबंद ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया, लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों को आईपीसी में संशोधन किया और सेक्शन 124A को इसमें जोड़ दिया गया। तो मूल रूप में नहीं था, बाद में जोड़ा गया क्योंकि देवबंद ने इस पे फतवा जारी किया था। बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय क्रांतिकारी को शांत करने का कोई और उपाय नहीं बचा है, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी बाद में आने शुरू हुए, कुछ गांधी वाले जैसे पीसफुल प्रोसेस से भी करते थे, कुछ क्रांतिकारी वाला भगत सिंह वाला रूट भी अपनाते थे। तो दोनों ही तरह के लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस 124 सेक्शन को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सभी लोग ये देशद्रोह कानून के तहत जेल गए हैं, ठीक है। तो जो वायलेंस का इस्तेमाल करते थे वो लोग भी गए हैं और जो नॉन वायलेंस वाले करते थे वो लोग भी इस सेक्शन के तहत गए हैं। अब 1947 में देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद क्या हुआ? अब आजाद होने के बाद एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसको जानना जरूरी है कि भाई 1947 में आजादी मिलने के बाद कई नेताओं ने देशद्रोह को कानून को हटाने की बात की, क्योंकि ये अंग्रेजों ने बनाया था, इंडियन के खिलाफ बनाया था। अब 1947 जब देश आजाद हो गया है तो लगा कि भाई ये तो अंग्रेजों का कानून है, हमारे खिलाफ है, तो इसको हटाकर नया बनाया जाए। लेकिन होता क्या है कि जब सत्ता परिवर्तन होती है, सत्ता आती है, तो हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है या कोई व्यक्ति जो सत्ता में आता है वो चाहता है कि उसके पास हमेशा कंट्रोल ज्यादा रहे, कि वो बाकी लोगों पे कंट्रोल कर सके। पहले अंग्रेज लोग करते थे, फिर जो इंडियंस आए उन्होंने ही इंडियंस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पावर महसूस की कि हमारे पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। तो 1947 में आजादी मिलने के बाद कई नेताओं ने देशद्रोह का कानून हटाने की बात कही, लेकिन जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ तो उसमें भी धारा 124 को जोड़ा गया। यानी कि अब इंडियंस को चाहिए था कि उनके पास पावर रहे और कोई इनका विरोध करता है तो उनके पास भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के तहत 1951 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अनुच्छेद 191A को के तहत बोलने की आजादी को सीमित करने के लिए संविधान संशोधन लाया। अब बोलने के जो अधिकार है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत पावरफुल है कि आप कुछ बोल सकते हो, लिख सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, और कोई भी सरकार चाहे कितनी भी लिबरल क्यों ना हो, कितनी रेडिकल क्यों ना हो, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई बोला जाए, उनकी पॉलिसी के खिलाफ कुछ बोला जाए। चाहे वो मोदी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे नेहरू रहे हों, कुछ लोग थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, लेकिन पसंद कोई नहीं करता है। तो
नेहरू को जब लगा कि भाई ये अनुच्छेद 19(1)(a) आ गया है और बोलने का अधिकार लोगों को मिल रहा है, तो भैया इस जिसमें अधिकार दिया गया था कि बोलने की आजादी को, तो इसमें कुछ कंट्रोल किया जाए, तो बोलने की आजादी को तर्कपूर्वक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी कि कुछ कंट्रोल होना चाहिए। और अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, यानी वहां पर भी आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप बोल सकते हो बट लिमिटेड बोलोगे, एक हद से ज्यादा नहीं बोल सकते हो। तो ये नेहरू की जो सरकार थी उसने ये किया। अच्छा, अब दूसरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी सरकार जब आई तो इन्होंने इस कानून से जुड़ा बड़ा एक बदलाव किया। क्या बदलाव किया? इंदिरा गांधी की सरकार ने देशद्रोह को संज्ञेय अपराध बनाया गया, यानी कि इस कानून के तहत पुलिस को किसी को भी बिना वारंट को पकड़ने का अधिकार दे दिया गया। आपने आफ्सा का नाम सुना होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में लगा होता है। वहां पे क्या है? वहां पर आपको ऐसा है कि आर्मी को पावर, स्पेशल पावर है कि अगर उसको लगता है कि यहां पर कुछ एक्टिविटी हो रही है जो देश के खिलाफ है, वो जाके किसी पे रेड मार सकते हैं, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसका बड़ा विरोध होता है क्योंकि इससे एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है आर्मी को और वो कहीं ना कहीं मिसयूज करती हैं। तो इंदिरा गांधी ने 1974 में, देखिए इमरजेंसी लगने वाली है और 74 आते आते तक इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी काफी खराब हो चुकी थी, काफी खराब। अगर आप 70s के दशक की अगर आप पढ़ोगे, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, तो 1971 में जहां इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को जब हराया तो जितनी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, 74 आते आते तक उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, कोर्ट कचहरी का मसला उन पे आ चुका था। अब उनको चाहिए था एक्स्ट्रा पावर, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सेक्शन 124 में बदलाव किया और बोला कि अब पुलिस के पास एक्स्ट्रा पावर यह है कि बिना वारंट के भी हम जो पुलिस है वो लोगों को पकड़ सकती है। तो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब जब सरकारें बदली लेकिन मिसयूज ऑफ सेक्शन 124(a) रुक नहीं रहा है। चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे मोदी रहे हो, सबने इसका मिसयूज जम के किया है। तो कुछ लोग चले गए अदालत, और अदालत को भी लगा कि यार ये कुछ जरूरत से ज्यादा चीजें हो रही हैं कि भाई कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो भी आप उसे राजद्रोह में लगा दे रहे हो। कोई अगर किताब कुछ लिख देता है, कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल देता है या कुछ ट्विटर पर कुछ बोल देता है तो आप देशद्रोह का उस पर लगा देते हो। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अदालत ने इस पर सवाल उठाए। इस पर एक दो चीजें पहले भी हुई हैं जिन केसेस को जानना बहुत जरूरी है। पहला केस है 1951 का तारा सिंह गोपीचंद का केस मामला है। तारा सिंह गोपीचंद मामला 1951 का। पहली बार किसी अदालत ने इस कानून पर सवाल उठाया, पहली बार सवाल उठाए थे कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा, 1951 की बात है, जस्ट संविधान लागू हुआ ही होगा, ठीक है, हुआ ही होगा। और उसी समय कानून अदालत ने इस पे संज्ञान ले लिया कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। तब पंजाब हाईकोर्ट ने धारा 124(a) को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना था। मतलब कोर्ट ने कहा था कि भाई ये जो 124(a) जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये गलत कर रहा है। ये कब? 1951 में। लेकिन जो एक दूसरा जो केस बना कि बिहार के रहने वाले केदारनाथ सिंह का, ठीक है, ये बात है 1962 की। केदारनाथ सिंह पर भाषण देने पर राज्य सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया, ठीक है। अब केदारनाथ सिंह ने कुछ बोला होगा जो सरकार को पसंद नहीं आया होगा और उन पर राजद्रोह का केस लगा दिया। इस मामले में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना कर देने भर से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। कि भाई कोई व्यक्ति अगर ट्विटर पर या फेसबुक पर या पब्लिक कई डोमेन में या कई रैली के अंदर अगर वो सरकार की आलोचना कर रहा है तो राजद्रोह नहीं कर रहा है। इस मामले में तभी दंडित किया जाएगा जब इससे हिंसा भड़कती हो, जब हिंसा भड़क रही हो कि भाई किसी ने कुछ बोला, पब्लिक इससे वॉयलेंट हो गई और उन्हें तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, हानि पहुंचाना शुरू कर दी, तब आप राजद्रोह का मुकदमा लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने सरकार की आलोचना की और आपने पकड़ के उसको राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। ये तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो गई ना, ये तो डिक्टेटरशिप आ गई है, ठीक है। तो ये 1962 का जो ये केस है और ये जो जजमेंट है ये एक लैंडमार्क जजमेंट है इस मामले में। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या चीज है ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आज भी धारा 124(a) से जुड़े मामले के लिए मिसाल के तौर पर माना जाता है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है, 5 जजों की बेंच ने ये जजमेंट दिया था। तो काफी ज्यादा बड़ी बेंच थी
और काफी ज्यादा इस पर सोच विचार करके किया गया था। और आज भी जब इस पर रिव्यू हो रहा है, जब पार्लियामेंट इसको रिव्यू कर रही है, तो इस जजमेंट को, इस जजमेंट, जो 5 बेंच की जजमेंट है, वो इसको बहुत ही उसे देखेंगे। अब थोड़ा सा आंकड़े आते हैं, कितने लोगों को सजा मिल पाई है। एक छोटा सा आंकड़ा है, आपको आइडिया मिल पाएगा कि भाई चीजें हैं क्या। सरकारें लोगों पर राजद्रोह या राजद्रोह का केस दर्ज तो कर लेती हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाते हैं। ट्विटर पर कुछ लिख दिया, फेसबुक पर कुछ लिया, सरकार ने पकड़ के आपको केस 124A के तहत आपको केस लगा दिया, आप चले गए, आपको जेल भी हो गई, ठीक है। लेकिन अब सरकार जो है वो प्रूफ नहीं कर पा रही है कि आपने, कोर्ट के अंदर प्रूफ नहीं कर पा रही है कि आपने जो किया है वो गलत किया हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने कहा हुआ है कि जब तक हिंसा नहीं भड़केगी हम सेक्शन 124A को नहीं मानेंगे, वो राजद्रोह नहीं है। कुछ बोल देना कि इज नॉट किया और राजद्रोह हो गया। आप सरकारें मिसयूज कर सकती हैं, पुलिस मिसयूज कर सकती है, लेकिन उसे कोर्ट में तो साबित करना ही है, तो कोर्ट में साबित नहीं हो पाता है, ठीक है। और ज्यादातर लोग जो छूट जाते हैं, बिल्कुल साबित नहीं हो पाता है। तो एनसीआरबी का एक आंकड़ा आया है, क्या बोलता है कि 2016 से 20 के बीच में, इन 4-5 सालों के बीच के अंदर, 5 सालों में लगभग 422 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 322 मामले हुए, जिसके अंदर से 422 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मात्र 12 लोगों को ही देशद्रोह का आरोप साबित हो सका है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम लोग छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये वही लोग होंगे जिनके कुछ बोलने से या लिखने से वायलेंस क्रिएट हो गया होगा, तो तभी कोर्ट ने इन्हें कन्विक्ट किया है। बाकी जितने लोग होंगे उनने आलोचना तो की होगी, ठीक है, सरकार ने उन पर केस ठोक दिया, पुलिस ने ठोक लगा दिया, लेकिन वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये इरेगुलरिटीज हैं या मिसयूज ऑफ लॉ है, इसको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट, सरकार ने कमिटमेंट किया है कि वो इस लॉ में कुछ अमेंडमेंट करेगा, कुछ सोच विचार करेगा, और फिर देखते हैं कि फ्यूचर में ये कानून किस तरह से आता है। वैसे तो कई और कानून भी हैं जिसके तहत हम देशद्रोह या ऐसे एलिमेंट जो कि देश के खिलाफ काम करते हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अभी इसमें देखना पड़ेगा कि सेक्शन 124A रहता है, अगर रहता है तो किस रूप में रहता है। ये हो सकता है कि अगला जो मानसून सेशन आएगा जिसमें पार्लियामेंट बैठेगी वहां पर ये साबित हो पाएगा। बाकी दोस्तों, खत्म करने से पहले एक, जिसको भी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, यूपी पीसीएस की या बीपीएससी या 3 ईयर IAS PCS कोर्स चाहिए, वो 8317040142 कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकता है।